हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटीन फोल्डिंग में भी मैं पूरा फोल्डिंग चैप्टर वगैरह तो मैं डिस्कस यहाँ नहीं करने वाली हूँ। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ एनर्जी फनल के बारे में। ठीक है, एनर्जी फनल। इसको सिर्फ एनर्जी फनल नहीं बोल के फोल्डिंग फनल भी बोल सकते हैं, या फिर एनर्जी एंट्रोपी फनल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझनी है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि इनका नाम अलग अलग क्यों पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एनर्जी फनल है। और पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री से बिलोंग करती है। जब आप अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन पढ़ते हैं वहाँ पे आपको पता चलता है कि जो प्रोटीन के फोल्डिंग डीनेचुरेशन वो टॉपिक जब आते हैं, वहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग एक टॉपिक आती है, वहाँ से ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने उठाई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए एनर्जी फनल के बारे में अभी बात करते हैं। जैसे फनल, आपको पता होगा कि फनल क्या होती है। कुछ ऐसे शेप की होती है, ऐसे करके, जिसमें आप किसी व्हीकल में अगर तेल डालना हो तो आप ऐसे करके डालते हैं, फिर वहाँ से ये चली जाती है अंदर। ठीक है, तो इसे हम फनल कहते हैं। अब ऐसा ही कुछ डायग्राम हमें ये एनर्जी फनल में देखने को मिलता है। लेकिन एनर्जी फनल तक पहुँचने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, एनर्जी फनल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एनर्जी फनल डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना होगा कि नेचर में जो प्रोटीन्स है उसके कितने सारे जो एंगल्स, टॉर्शन एंगल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के हम मेनली फाई और साई दो टॉर्शन एंगल को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये दो टॉर्शन एंगल को हम कंसिडर करते हैं। अब फाई और साई जब टॉर्शन एंगल जब रोल पे आती है, जब उनका काम शुरू होता है, तो वो क्या करती है, प्रोटीन्स में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन में एक तो अमाइनो एसिड नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। तो होता क्या है कि उन सारे अमाइनो एसिड रेसिड्यू में ना ये टॉर्शन एंगल के बेसिस पे वो थोड़े से कुछ फोल्ड होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हम नेचर में देखें कि अगर प्रोटीन फोल्ड क्यों होते हैं, प्रोटीन क्योंकि उसे उसका नेटिव कन्फर्मेशन उसे आना होता है। प्रोटीन इनिशियली जब बनता है ना, वो ऐसे फोल्डेड नहीं होता है। इनिशियली वो बनता है तो वो लीनियर या फिर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में बनता है, जो इन फ्यूचर जाके कॉम्प्लेक्स हो के बॉन्ड्स, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो सारे कोवलेंट नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होके वो जाके टर्शरी या फिर क्वाटरनरी जो भी है नेटिव कन्फर्मेशन वो अटेन करती है। ठीक है, तो वो नेटिव कन्फर्मेशन कैसे अटेन होती है, तो फोल्डिंग कैसे होती है, कैसे हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन है, आपको पता होगा ये अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन का जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, और जो बाहर वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है, बिकॉज दे हैव टू इंटरेक्ट विथ वाटर और कोई भी सॉल्वेंट के साथ। सो अंदर वाला पोर्शन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो कैसे प्रोटीन ऐसे अरेंज रहता है कि उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट इनसाइड रहता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट आउटसाइड रहता है, कैसे वो फोल्ड होती है, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि इसी के बेसिस पे ये एनर्जी फनल। तो आपको पता होगा कि कितने सारे अमाइनो एसिड्स हैं, और वो अगर सारे के सारे, अगर वो एक प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उसमें अगर एनी टाइम वो साई और फाई कन्फर्मेशन को वो अटेन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, जो कि एक्चुअल में वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इसे हम लेवेंथल पैराडॉक्स बोलते हैं। इसकी भी अलग एक टॉपिक है, आप ये पढ़ सकते हैं, लेवेंथल पैराडॉक्स। ठीक है, तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रोटीन साई और फाई एंगल के बेसिस पे रोल हो रही है तो बहुत ज़्यादा उसके कन्फर्मेशंस होते हैं। तो अब ये सारे फॉलो नहीं करके प्रोटीन क्या करता है कि वो, अब ये सारे जो भी कन्फर्मेशन है ना वो रैंडम होते हैं। ठीक है, अगर वो साई और फाई एंगल की, इसमें पहले वो ट्राई करेगा इस एंगल को, फिर एक एंगल को ट्राई करेगा, फिर नहीं हो पाया अच्छे से, वो कंफर्टेबल नहीं है, फिर दूसरा। ऐसे क्या होता है, हम जब चेयर में बैठते हैं ना, हम कंफर्टेबल नहीं होते तो हम अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। जब हमें पता कि हमें लंबे टाइम के लिए रहना है, हम ऐसा कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढते हैं जो हम लंबे टाइम के लिए हमें आसानी हो रहने में। ठीक है, तो ऐसा ही है प्रोटीन का भी नेचर, कि वो जब तक वो कंफर्टेबल ना हो, जब तक उसका नेटिव कन्फर्मेशन पे ना हो जाए, वो ऐसे करके फोल्डिंग इधर उधर इधर उधर करके अपना मतलब मैच वैच करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि साई और फाई एंगल का मैंने आपको बता दिया। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये पता चला कि प्रोटीन्स जो होती है ना वो अपने जो नेटिव कन्फर्मेशन पे है, अगर उस कोई प्रोटीन है जो ग्लोबुलर इन नेचर है, जो क्वाटरनरी नेचर के है, तो उस क्वाटरनरी नेचर को फॉर्म करने के लिए वो कोई डायरेक्टेड पाथवे वो फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि ए से उसे बी जाना है, अगर ए से अगर उसे बी बनना है, ठीक है, तो फिर वो क्या करता है, डायरेक्ट एक पाथवे, एक डायरेक्टेड पाथवे की नहीं, यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे डायरेक्टेड पाथवे से वो बी फॉर्म करेगा। रेदर देन ए को अगर बी बनना है तो वो इधर उधर दुनिया भर का घूम घाम के फिर जाके बी बनेगा। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं। तो प्रोटीन्स क्या करता है, जो डायरेक्टेड पाथवे है ना वो
फॉलो करके अपना नेटिव कन्फर्मेशन अटेंड करते हैं, रेदर देन वो रैंडमली कोई पोजीशन सर्च करके अपना कन्फर्मेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टेड पाथवे है। सो इसी डायरेक्टेड पाथवे को एक्सप्लेन करती है हमारी एनर्जी फनल। ठीक है, अब मैं आपको एनर्जी फनल का डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ये रहा हमारा एनर्जी फनल का डायग्राम। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है ना, प्रोटीन जब अपना नेटिव स्ट्रक्चर में होता है, नेटिव फॉर्म में होता है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो प्रोटीन की कुछ प्रॉपर्टी होती है जब वो नेटिव स्ट्रक्चर में होता है। पहली उसकी ये होती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कि वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा होता है तो वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाती है। एंड दूसरा ये होता है कि वो हाई एंट्रोपी स्टेट से लो एंट्रोपी स्टेट में जाती है। अब आई होप आपको पता होगा कि इस एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। एंट्रोपी हम रैंडमनेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहले बहुत ही ज़्यादा रैंडम रहता है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, उसके बाद जब वो कॉम्पैक्ट होता रहता है, जब उसमें हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होता है, ऐसे करके मतलब बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको। वो जाके क्या करता है, एक ऐसा पोजीशन अटेंड कर लेता है जो उसकी नेटिव हो और वो स्टेबल हो और वो रैंडमनेस उसकी कम हो जाए। ठीक है, एनर्जी भी कम लगे और रैंडम। अल्टीमेटली क्या होता है नेचर में कि हम एंट्रोपी कम और एनर्जी कम हमेशा उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं। आप जब देखते हैं कि कोई जब फ्लोरेसेंस बनता है उसमें भी क्या होता है, कुछ भी मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी स्टेट से वो लो एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करती है। तो यही हमेशा हमें कॉन्सेप्ट होता है कि नेचर में क्या होती है, चीज़ें हमेशा क्या होती है, लो एंट्रोपी और लो एनर्जी स्टेट पे हाँ कंटिन्यू रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यही प्रोटीन्स का भी केस है कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट पे जाती है। तो यहाँ पे जब आप ये एनर्जी फनल को देखते हैं ना, इस एनर्जी फनल में आपको दिख रहा होगा कि ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ पे मैंने ऊपर के साइड यहाँ पे एंट्रोपी बताया है और इधर साइड के साइड यहाँ पे एनर्जी बताया है। ठीक है, ऊपर के साइड एंट्रोपी और साइड में मैंने एनर्जी बताया है। ओके, तो एंट्रोपी का यहाँ पे ये मतलब हो कि यहाँ पे आपको इशारा ये सिग्नल दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा वाइड है कोई मॉलिक्यूल, ये देखिए ये इसकी विड्थ है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वाइड है उतना ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी रहेगी। सो विथ टाइम यहाँ क्या करती है, उसकी एंट्रोपी स्क्वीज वीज हो के, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा ना, ये जो पहले जितनी वाइड थी आग लास्ट में जाके वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं रही है, कम रही है। मतलब कि ये विथ टाइम क्या हो रही है इसकी नेटिव स्ट्रक्चर में, यहाँ मैंने नेटिव मेंशन किया है, तो विथ टाइम क्या होती है, ये वाइड इसकी जो है ना विथ है, ये कम हो करके यहाँ जाके वो पहुँच जाती है। दैट मीन्स उसकी नेटिव स्ट्रक्चर में पहुँचती है। ये रहा एंट्रोपी के बारे में, जो हम क्या करते हैं उसकी विथ से, एनर्जी फनल की विथ से हम एंट्रोपी का बताते हैं। और एनर्जी फनल का जो ये लेंथ है, लेंथ या फिर आप इसे हाइट भी कह सकते हैं, तो ये क्या करती है, ये बताता है इसकी एनर्जी को। ठीक है, तो इनिशियली क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम, एक्चुअली ये जब चीज़ें 3D में होती है ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो एनर्जी क्या होती है जब, तो यहाँ पे ना ग्लोबल और नेटिव मिनिमा के बारे में भी बताया गया है। नेटिव नहीं, फॉल्स एनर्जी मिनिमा के बारे में बताया गया है। तो ये क्या होता है, ये जो होती है ये नेटिव जो जहाँ पे यहाँ पे जो फॉर्म करती है ना, इसे हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं और यहाँ इस पोजीशन को हम फॉल्स मिनिमा कहते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, ये हाई स्टेट से लेके यहाँ पे लो स्टेट में जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये मैं आपको एज ए होल बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ग्लोबल और फॉल्स मिनिमा के बारे में बता देती हूँ। ये जो एटेन है ना, जहाँ पे हमने यहाँ नेटिव लिखा है, इस पोजीशन को हम ग्लोबल मिनिमा पोजीशन कहते हैं, ग्लोबल एनर्जी मिनिमम पोजीशन कहते हैं, और इस पोर्शन को फॉल्स एनर्जी मिनिमम पोर्शन कहते हैं। चीज़ें थोड़ी सी मैसी हो गई है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इतने सारे, ये आप एक्चुअली 3D पे अगर जब आप देखते हैं ना, ऐसे से कुछ दिखता है, तो कुछ छोटे छोटे जो भी पोर्शंस होते हैं उसे हम फॉल्स एनर्जी मिनिमा कहते हैं। ठीक है, फॉल्स एनर्जी, मैं आपको इस डायग्राम पे देखिए ये एक डायग्राम है। इसमें आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऐसे ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे ऐसे करके भी हमें कुछ गड्ढे से दिखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, इनको हम फॉल्स एनर्जी मिनिमा कहते हैं। फॉल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर प्रोटीन इस एनर्जी मिनिमा में
पहुंच गई है किसी कारण, तो ये फॉल्स है, ये इसकी नेटिव कन्फर्मेशन नहीं है। जब ये जाके फिर आके जब यहाँ पे अपना ग्लोबल मिनिमा, जब ये बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला पोजीशन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा हाइट वाला, उसे हम ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। जब अभी मैंने नेटिव का स्ट्रक्चर पे रखा हुआ था, ये ग्लोबल मिनिमा वाले पोजीशन पे अगर प्रोटीन प्रेजेंट हो तो वो उसकी नेटिव पोजीशन कहा जाता है। दैट मीन्स वो उसके एक्चुअल पोजीशन होती है, वो उसका कंफर्टेबल जोन होती है। अगर ये छोटे छोटे जगहों पे ये रहता है ना, तो वो उसको फॉल्स एनर्जी मिनिमा कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे गड्ढों को फॉल्स एनर्जी मिनिमा कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी वाला फनल होता है, इसमें आपने देखा कि यहाँ मैंने क्या बताया, ये नेटिव स्ट्रक्चर है, नेटिव वो फॉर्म होती है, और यहाँ पे जो होती है वो फॉल्स वाली होती है, ठीक है। फॉल्स मिनिमा होती है, एनर्जी मिनिमा। तो क्या होती है चीज़ें, जब एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो चीज़ें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा रेंडमली मूव होने लगती है, ठीक है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट था, हाई एनर्जी से लो एनर्जी और हाई एंट्रोपी से लो एंट्रोपी में जाना। तो जब प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में वो मूव होती रहती है, इधर उधर मूव होती रहती है। फिर मूव होते होते क्या होता है, एक टाइम बाद वो यहाँ गिरती है, फिर गिरने के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट और वर्क करने के बाद वो क्या करती है, वो नेटिव स्ट्रक्चर में पहुँच जाती है। ये एक उसका डायरेक्टेड पाथवे है, ठीक है। अब कोई इस पोजीशन में नहीं आके भी कोई इस पोजीशन पे भी आके रुक सकता है। क्यों रुकेगा, क्योंकि ये इसकी कन्फर्मेशन होगी, ये इसका वो स्टेट होगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखनी है कि चीज़ें इसी एरिया में फॉलो करनी चाहिए, इसी एरिया में फॉलो करनी चाहिए। ये एनर्जी वाला पोर्शन आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ पे तो एनर्जी लो वाला पोर्शन यहाँ पे लो होना चाहिए था, एक ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, इसको यहाँ इशारा ना देके ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये डायग्राम मैंने बुक से कंसेप्ट समझाने के लिए ली थी। तो डेट मीन्स कि ये कुछ 3D स्ट्रक्चर में जब चीज़ें रोल प्ले कर रही होगी ना, तो ये कुछ ऐसा ही विजुअलाइज होता होगा कि एनर्जी जो कम होती है ना, वो एनर्जी पोर्शन बीच में होती है, और जो बाहर वाली पोर्शंस होती है ना, यहाँ वाली जो आउटसाइड वाली पोर्शन है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो 3D में अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे ही दिखना चाहिए। तब अभी देखिए, या तो अभी देखिए हम एंट्रोपी पे बात कर रहे थे कि एंट्रोपी इस विड्थ के हिसाब से होती है और एनर्जी क्या होती है, हाइट के हिसाब से। सो अगर कोई प्रोटीन अपना कन्फर्मेशन चेंज कर रहा है, वो पहले क्या होती है, पहले ऐसे रहती है, फिर थोड़ा चेंज होकर थोड़ा सा ऐसे बनती है, फिर थोड़ा चेंज होकर फिर ऐसे बन जाती है, ठीक है। ये फोल्डिंग हो गई ना, फोल्डेड हो रही है। तो प्रोटीन अगर इस स्टेट में है, इस पहला वाला पोजीशन पे है, तो ये पहला वाला पोजीशन यहाँ पे अटेन करेगा। फिर अगर दूसरा वाला पोजीशन पे है तो थोड़ा सा इधर आ गया, फिर तीसरा वाला पोजीशन पे है तो जो उसकी नेटिव कन्फर्मेशन वो यहाँ आके बैठ जाएगा। तो ठीक है, दिस इज नोन एज एनर्जी फनल, ठीक है। इसी को हम एनर्जी फनल कहते हैं। अब एनर्जी फनल के बाद थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और इसको एक्सटेंडेड एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बिकॉज इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोल्डिंग पे ना हम चैपरॉन्स के बारे में बात करते हैं कि चैपरॉन्स का क्या सीन है, यहाँ पे चैपरॉन्स ने क्या रोल प्ले किया। जब हम बोलते हैं चैपरॉन्स की वो फोल्डेड उसके स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल रीफोल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है। जो गलत फोल्डिंग हो जाती है उसको वापस रीफोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है कि सपोज कोई प्रोटीन है, सपोज कोई प्रोटीन है जो यहाँ फॉल हुई है, अब उसका ये फॉल्स मिनिमा है, राइट। ये उसका सही जगह नहीं है, इसका सही जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉल्स मिनिमा है क्योंकि यहाँ पे उसकी एनर्जी भी हाई है और एंट्रोपी भी हाई है। यहाँ पे हमने देखा एंट्रोपी भी हाई है, होना कहाँ चाहिए था, इधर होना चाहिए था। एंट्रोपी के हिसाब से इधर होना चाहिए था और एनर्जी के हिसाब से इधर होना चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फॉल्स यहाँ है, ये गलत जगह पे है। तो चैपरॉन्स का काम ये होता है कि ये इस जगह से इसको उठा के वो उसको उसकी नेटिव जगह पे लेके आए, ठीक है। उसको रीफोल्डिंग करवाए, अगर कोई गलत फोल्ड हुआ है उसको उठा के वो रीफोल्डिंग करे, रीफोल्डिंग करके आके उसे नेटिव पोजीशन पे ले आए। ये काम होता है चैपरॉन्स का। अब चैपरॉन्स भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, HSP 70 एंड देन 40 होती है, फिर 90 होती है। अब चैपरॉन्स को हम हीट शॉक प्रोटीन्स भी HSP बोलते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स भी बोलते हैं, बिकॉज चैपरॉन्स एक्टिवेट ही हीट के प्रेजेंस में होता है। मतलब इसीलिए इनिशियली जब चैपरॉन्स डिस्कवर किया गया था ना, वो तो हीट के बेसिस पे ही किया गया था, इसीलिए हम उसे हीट शॉक प्रोटीन HSP 70 या फिर HSP 40 या फिर 90 भी कंसिडर करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनर्जी फनल, और मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा चैपरॉन्स के बारे में भी बता दिया एंड ये भी बताया कि कैसे क्या हो रहा है एनर्जी फनल में, एंट्रोपी किस पोजीशन को कहेंगे एंड एनर्जी किस उस वे में कहेंगे। तो ऐसे करके आप एनर्जी फनल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एनर्जी, ये जो एनर्जी फनल होती है ना, वो हम जब स्टडी करते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में होता है, लैब में होता है। यहाँ मैं आपको 3D में विजुअलाइज नहीं कर पा रही, तो एंट्रोपी तो आपने समझ ली, बट एनर्जी में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि एनर्जी तो यहाँ पे कम हो रही है, तो ये ग्राफ को ऐसे होना चाहिए। तो ये आपको समझना होगा कि चीज़ें 3D में हो रही है, तो इसीलिए आप इस पोजीशन में कहीं पे जब 3D वे में होगे ना, इस पोजीशन पे कहीं पे एनर्जी कम शो होगी, मतलब कि यहाँ कहीं ऐसे शो होने वाली है, मतलब ऊपर से अगर हम देखें तो।
ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर समझ आई है तो ठीक है, कुछ भी डाउट हो रहा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअली में ये वीडियो हेल्पफुल रही है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ नाइस डे।